हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी पॉलिटिकल साइंस। मैं नीरज पारिक स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए और आ जाइए अपने इस प्यारे चहेते सेशन में, जहां पे हम ये सीरीज संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चलाए हुए हैं। और आज हमारा ये सेशन नंबर 4 आप लोगों के बीच में आ चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सेशन नंबर माफ कीजिएगा 1 2 3 देन 4 5 यस। तो हम जो कंटिन्यू आप लोगों के साथ में जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये इस सेशन नंबर 5 में आप जो यहां पे पढ़ने वाले हैं। लास्ट सेशन में आप लोगों को पता है, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में जाना है, हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में जाना है। और इस संविधान की प्रस्तावना की कुछ बेसिक बातें मैंने आपको समझाई थी। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली आए हैं और आज पहली बार अगर हमारे साथ में लाइव जुड़े हैं, और अगर आपने यहाँ पिछले सेशन नहीं देखे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा करके और ऑल पे क्लिक कर देना कि सारे नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलते रहें। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले ये होगी कि पूरे के पूरे पुराने लेक्चर्स एक बार आप देख करके आए, देखें, मतलब ये सेशन के बाद में उसको आप जरूर देखें कि आपका बेसिक बैकग्राउंड, एक बेसिक आइडिया आपके माइंड में डेवलप हो पाए। मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग एक बार शेयर करेंगे और टेक्निकल टीम से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो एक बार शेयरिंग के मैसेज भी हमारे स्टूडेंट्स को देते रहें कि शेयर का एक थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। मतलब आप शेयर करिए, शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो दैट, कि जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। और क्लास में मजा सबको आ रहा है, वो तो रेगुलर मैसेजेस मेरे पास आते हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि किस तरीके से आप लोग इस अपनी विशेष सीरीज को प्यार दे रहे हैं। और वो चीज आप लोगों की रिफ्लेक्ट होती है जब आप हमारे साथ में संख्या बढ़ा करके हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है। आप लोग आए और सभी लोग फटाफट जुड़े। प्यारे साथियों, हमने जो सीरीज, जो सब्जेक्ट आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान में मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और इसके अंदर भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो संविधान की प्रियम्बल या फिर कहिए प्रस्तावना वाला टॉपिक आप लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। पिछले वाले सेशन को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, उसके बाद में मैं कंटिन्यू करूंगा। तब तक आप लोग शेयरिंग भी कर दें, सभी लोगों को जोड़ लें कि क्लास का फिर एक माहौल बन जाए, ज्यादा संख्या में लोग होने चाहिए। प्यारे साथियों, ये जो प्रियम्बल हमने देखी थी, इस प्रियम्बल में हमने ये पाया था कि हमारी इस प्रस्तावना को संविधान में, संविधान सभा के सामने रखने का काम जो हुआ था वो 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। और उसके बाद में, उसके कुछ दिनों के बाद में, यानी कुछ ही दिन आगे हुए थे, और 22 जनवरी 22 जनवरी 1900 क्या हो जाएगा 47 को संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव के को स्वीकार कर लिया गया था, प्रेमबल को एक्सेप्ट कर लिया गया था। और इसको लेकर के मैंने, आपको याद होगा तो 1967 का गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस का भी मैंने रेफरेंस दिया है, जिसमें एम हिदायतुल्लाह जो न्यायाधीश थे, उनका मेन कुछ पॉइंट्स वहां पे रहे हैं, वो सब मैं आपके साथ में आज डिस्कस करने वाला हूं। और प्रेमबल के अंदर जो प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, उसके बाद में प्रेमबल हमारी कैसी थी, क्या थी, वो चीजें मैंने आपको बताई थी। तो प्यारे साथियों, सभी लोग आ चुके हैं। पिछला मैंने रिकैप आपको दे दिया है, यहां तक कि हमारी बात हुई थी और प्रस्तावना की इमेज मैंने दिखा करके कुछ क्लियरिटी भी आपके सामने में ले आया था। तो फिर करते हैं शुरुआत सूचना के साथ में। इंफॉर्मेशन हमारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की इंपॉर्टेंट बात है, एडवांस कोर्स है। जो बच्चे थोड़ा सा, जैसे आप हमारे साथ में जुड़े हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, कुछ स्पेशल, कुछ नया सीखना चाहते हैं, और सक्सेस यानी अगर यूजीसी नेट में 100% अपने पॉलिटिकल साइंस के साथ में नेट जेआरएफ करना चाहते हैं, मैं आपको प्रमाण इस बात का देता हूं कि हमारी यूट्यूब की क्लासेस से, प्लस क्लासेस से दूर यूट्यूब, और अगर मैं स्पेशल और प्लस को मिला लूं तो जो हमने पढ़ाया परीक्षा में बहुत हद तक सीधा सीधा मैच किया है। तो जो बच्चे हमारे साथ में पढ़ रहे हैं और जो एग्जाम देकर के आए हैं, वो अपना अनुभव आपको अभी आपके बीच में ही बताएंगे, तब आपको एहसास होगा। तो प्यारे साथियों, करना क्या है, अनअकैडमी पे हमारा कोर्स चल रहा है। कोर्स का जो टारगेट है वो हमारा जून 2021 है, और उसके आगे की जो भी कोर्सेज हो आप उसके लिए मूव कर सकते हैं हमारे साथ में। इसी सब्सक्रिप्शन में आपका पेपर 1
और दूसरा पेपर 2। सिंगल सब्सक्रिप्शन में दोनों पेपर मिलेंगे, कंप्लीट मिलेंगे। पेपर 2 तो कंप्लीट मैं ही पढ़ाने वाला हूं और सब्सक्रिप्शन आपको लेना है जिस रेफरल कोड को यूज करके, वो है PARIK10, PAREEK10। इट्स अ PARIK10 which will award you the 10% of direct discount in the fees। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, या तो 12 महीना या तो 24 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको मूव करना है। 12 और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन में जाइएगा। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन आपका वेट कर रहा है। वैसे रेगुलर पढ़ाई तो हम आपको लगातार कराते ही रहे हैं, लेकिन यहां जो बात होगी, यहां बात थोड़ी अलग होगी। अलग ये होगी कि यहां पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, रेगुलर टेस्ट हैं, इसके साथ में आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसके साथ में आप लोगों को एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, आई थिंक विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम। कंपटीशन देने के लिए जब तक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तब तक हम बहुत ज्यादा उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि रिजल्ट हमारे को निकल करके हमारे अकॉर्डिंग आएगा। तो आप यहां देख सकते हैं PARIK10 रेफरल कोड, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड जॉइन इट एज सून एज पॉसिबल। डेट मैं आपको बता रहा हूं, कोर्स इज ऑलरेडी ऑन गोइंग। पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा रहा हूं, थ्योरी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और थ्योरी का पार्ट 2 हमारा 24 नवंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हो चुके हैं, थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है। आप लोग सोच नहीं सकते हैं क्या लेवल, क्या टॉप क्वालिटी यहां पे डिलीवर की जाती है। सो टेक द सब्सक्रिप्शन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो एक बार जो रिकैप आपको हमने दिया था दिमाग में रहेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना पे बात चल रही है। 13 दिसंबर को किसने पेश किया था? JL नेहरू। हाँ जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और 22 जनवरी 1947 को उसको पारित कर दिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो हमें पता ही है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, हमारे मुद्दे की करते हैं शुरुआत। ठीक है, बोलते ना वेल बिगिन इज हाफ डन, तो अच्छी शुरुआत तो हो चुकी है। और आप लोग अब शेयरिंग बैक टू बैक करते रहना क्लास की। मैं शुरुआत कर देता हूं। प्यारे साथियों, जो हमारी संविधान है, प्रस्तावना आपके सामने आ गई है। प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आई थिंक बेटर होगा मैं कलर चेंज कर लूं पेन का, या हाइलाइटर यूज कर लेता हूं, तो बेहतर आप समझ पाएंगे। क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। आई थिंक इट इज नॉट वर्किंग एग्जैक्टली। आई विलिंग टू यूज, सी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। पहला शब्द हम यही ले रहे हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक एक शब्द की व्याख्या को समझना है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा पार्ट क्या ये वाद योग्य है, मतलब क्या इसके बेस पे कोई कोर्ट निर्णय दे सकता है, क्या इसका विचार होता है, वो सब बातें बाद में। पहले एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं। पहला शब्द हमने क्या देखा? पहला शब्द हमने देखा हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक एक शब्द की व्याख्या करते चलते हैं प्यारे साथियों। फर्स्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया अथवा हम भारत के लोग। लीजिए सर, पहला शब्द यही है, क्लियरिटी के साथ में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कोई मैं तो मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, दिख रहा होगा आपको। अब ध्यान से सुने सर। सुनने वाली बात क्या है, वो ये है कि जहां पे हम भारत के लोग शब्द प्रयोग किया गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या होता है और किस अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, जब हमने ये कह दिया कि हम भारत के लोग, तो इसका मतलब ये एक पहचान देता है, यह एक पहचान देता है। किसे पहचान देता है? देश को एक आइडेंटिटी देता है कि हु वी आर, हम एक्चुअल में हैं कौन। ये एक राष्ट्रवादिता को जन्म देता है, ये भारत को एक राष्ट्र होने का संकेत देता है, और सबसे ऊपर हमारी एक आइडेंटिटी देता है। संविधान हमें बताता है कि हम हैं कौन, हम एक भारतीय हैं। यानी अगर हम कहा जाए कि जी कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे बंटवारा हो, लेकिन संविधान हमें क्या तय करता है? हम भारत के लोग। दूसरा,
हमारी एक पहचान देता है। पहचान किसकी देता है? पहचान देता है इंडियन होने की या भारतीय होने की। यानी भारतीय होने की पहचान अगर हमसे कहीं मिलती है तो हमारे को इस लाइन में मिलती है, क्योंकि हम सब लोग मिलके क्या कह रहे हैं? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम सब एक हैं। अगर मैं छोटा सा नक्शा अगर मैं यहां बनाऊं और इस नक्शे के आधार पे मैं हिंदुस्तान को तलाशूं, तो जम्मू से लेकर के और नीचे तक कंप्लीट अगर मैप में आप देख लोगे सर, तो यहां जितने हैं आज की तारीख में 130 करोड़ लोग भी इसमें शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि एक राष्ट्र की बात हुई है। ये भारत ने, हमारी इस लाइन ने, इस पंक्ति ने हमारे को भारतीय होने का प्रमाण दिया है कि हम एक भारतीय लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरी बात, यहां से हम भारत के लोग हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान के बारे में बात निकल रही है कि इसका जो सोर्स है, यानी जो इसका स्रोत है, वो कौन है? वो भारत के लोग हैं। यानी जो संविधान बन रहा है, जो संविधान आया है, ये कहां से आया है? ये भारत के लोगों का बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो लोग वहां पे पहुंचे हुए थे, वो लोग भारतीयों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली नॉमिनेटेड, इलेक्टेड थे। कुछ लोग प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड थे। तो कुल मिलाकर के एक भावना जो रखी गई वो ये कि हम भारत के लोगों से, यहां मतलब ये है कि एक तो ये हमें भारतीय होने की एक पहचान देता है। मान लीजिए मेरा नाम मैं लिखता हूं नीरज पारेख, अगर मैं संविधान पे जाऊं तो नीरज पारेख भारतीय, मतलब अगर मैं मेरे नाम के आगे भारतीय लगाता हूं तो वो मेरी संवैधानिक पहचान है, नीरज इंडियन। बात समझ रहे हैं? तो यहां पे एक पहचान, एक राष्ट्र के रूप में पहचान मिली। दूसरा काम होता है ये कि ये बता देता है हमारे को कि आपके संविधान का स्रोत कौन है। संविधान किसी राजा ने नहीं दिया, संविधान अंग्रेजों ने नहीं दिया, संविधान उपनिवेश का, कॉलोनिज्म का हमें गिफ्ट नहीं है। उपनिवेशवादी सरकार का गिफ्ट नहीं है। ये हम स्वतंत्र भारतीयों का निर्णय है कि हम एक संविधान पे जी रहे हैं। इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों का सीधा सरल मतलब सिर्फ यही है कि एक भारतीय होने की पहचान, और दूसरा संविधान का स्रोत कहां पे है, संविधान का स्रोत कहां निवास करता है? वो निवास करता है भारत के लोगों में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है, ये भारतीय लोगों की इच्छा का परिणाम है। यानी कोई दबाव का काम नहीं है भैया, कि किसी देश ने दबाव दिया हो कि नहीं जी तुम्हें संविधान बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे भारतीय लोगों की इच्छा का परिणाम है। इसलिए हमने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया। मान लीजिए हम लोग एक सोसाइटी बनाए, हम कहें वी द एजुकेटर्स ऑफ एन अकेडमी, वी द स्टूडेंट्स ऑफ एन अकेडमी, यानी हम तय कर रहे हैं हम कौन? स्टूडेंट्स ऑफ एन अकेडमी, यानी हम अन अकेडमी के स्टूडेंट्स, हम अन अकेडमी के एजुकेटर्स। बात समझ में आ रही है? इसलिए इस प्रथम शब्द में हमें क्या, कि जो अधिकतम इसकी व्याख्या हो सकती है वो मैंने आपको बताई है। इसका बहुत सरल अर्थों में इसी रूप में प्रयोग होता है। अब मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से एक बात को और समझेंगे। ये जो शब्द आया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये कहां से घूम के आया है? यहां पे देखो, एक आता है यूएसए और एक आता है यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। देखिए, अमेरिका के संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी शुरू होती है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। और दूसरी तरफ जो यूनाइटेड नेशंस हैं, संयुक्त राष्ट्र है, वहां भी लिखा हुआ आता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग। तो मूल रूप में दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं, ये दोनों से ही प्रभावित माना जाता है। पुराना स्रोत देखेंगे तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, नया स्रोत देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लें और अपने डायग्राम में नोट्स के साथ में इसको प्रिपेयर करते चले। मैक्सिमम डायमेंशंस को मैं इसके ओपन करके चल रहा हूं, यहां पे कोई कॉम्प्लिकेशन किसी तरीके का डेवलप नहीं होगा। तो यहां तक कि पिक्चर क्लियर है। जिनको पिक्चर क्लियर, एक बार थम्स अप करेंगे और वीडियो को लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे। शेयरिंग एकदम, देखो फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, आपके और भी जो सोशल टेलीग्राम है, सोशल मीडिया के और भी जहां प्लेटफॉर्म्स, वहां पे शेयर करो।
बस यही तो एक छोटा एक क्या है, मतलब बताओ ना, अगर इतना कुछ हमें मिल रहा है तो छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि शेयर कर दिया जाए, बिकॉज इसीलिए बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। तो हम भारत के लोग, क्लियरिटी के साथ में समझ में आ गया होगा, हम भारत के लोग, अब साहब हम भारत के लोग समझ में आ गया। अब यहां पे क्या करते हैं, एक बार तो इसको यहां से एक बार इरेज करते हैं, क्योंकि अगला कुछ हाईलाइट करना है। अगला हाईलाइट देखो साहब, हैविंग सोलोमन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरन, यानी पहला शब्द क्या ले रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये शब्द की व्याख्या अब हमें करनी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता क्या है, किसे कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सॉवरेन के पीछे, शब्द के पीछे मूल भावना क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। तो हम भारत के लोग क्लियर है। दूसरा पॉइंट जो हमारे सामने आ गया है, दूसरा पॉइंट ये रहा। क्या पॉइंट लिया हमने, दूसरा पॉइंट लिया है हमने सॉवरेन, ठीक है, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है क्या, किसे कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या इसका मतलब है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मतलब ये समझो कि भारत अपने आप में किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं रहता है, यानी हम क्या हैं, पूर्णतः स्वतंत्र हैं, कंप्लीटली फ्री हैं। अब व्हेन वी आर कंप्लीटली फ्री, पूर्णतः स्वतंत्र, तो दो तरह से स्वतंत्रता होती है। मान लीजिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए, इंटरनल, एक्सटर्नल, बाह्य स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता। दोनों ही बातों को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि सॉवरेनिटी के अंदर जो सबसे बड़ा प्राइम कंसर्न होता है वो स्वतंत्रता से होता है। अब आप बोलेंगे सर स्वतंत्रता दो प्रकार की आपने बता दी, आंतरिक स्वतंत्रता होती है, आपने बता दिया बाह्य स्वतंत्रता होती है, दोनों का फर्क समझो, दोनों की इंपॉर्टेंस को समझो क्या है। मान लीजिए साहब, आंतरिक स्वतंत्रता का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, भारत की सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने कानून बनाया अनुच्छेद 370 को लेकर के, इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी को लेकर के कानून बनाया, इंडियन गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन को लेकर के कानून बनाया, इंडियन गवर्नमेंट ने शादी की उम्र को लेकर कानून बनाया। मतलब भारत की सरकार आंतरिक स्तर पर, आंतरिक मतलब जहां जहां तक भारत की संप्रभुता का विस्तार है। अब आप बोलेंगे सर संप्रभुता का विस्तार, आप ये भी कह दीजिए ना कि भारत की सीमाओं के अंदर, नहीं जी, भारत की सीमाओं के बाहर भी भारत की संप्रभुता का विस्तार है। और ऐसा सिर्फ भारत के साथ नहीं है, आपको जान के हैरत होगी कि भारत में पाकिस्तान की संप्रभुता का भी विस्तार है, और पाकिस्तान में इंडियन सॉवरेनिटी भी एक्सटेंड की हुई है। अमेरिका में भी भारत की संप्रभुता चलती है। ये तो सर बड़ा उलझन वाली बात बता दी, कैसे संभव है। संभव हम बताते हैं जी, संभव कैसे है, ध्यान से देखें जनाब। हमने इंटरनल, हम सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि भारत की जो एम्बेसी है यूएसए में, तो इसके अंदर कर्मचारियों का रूल रेगुलेशन, उनका नियम, उनकी तनख्वाह, उनके काम करने का तरीका कौन लागू करेगा, भारत की सरकार लागू करेगी। अब साहब अगर ये माने कि सपोज कीजिए ये पाकिस्तान रहा, अब पाकिस्तान में अगर भारतीय दूतावास बना हुआ है तो भारतीय दूतावास में रूल रेगुलेशन तो दिल्ली ही बनाएगा, तो क्या पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर भारतीय संप्रभुता का विस्तार नहीं हुआ? हुआ ना। सोचने का अंतर है। इसलिए हमने क्या कहा, भारत और पाकिस्तानी दूतावास दिल्ली के अंदर बना हुआ है तो वहां पाकिस्तान की संप्रभुता का विस्तार है,
क्योंकि जहां नियम जो होते हैं, आज देखिए वहां पे पाकिस्तान की एम्बेसी पे जाइए, पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ मिलेगा, और भारत की एम्बेसी में जाइए पाकिस्तान में, तो भारत का झंडा लहराता हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो वहां पे उस राष्ट्र की संप्रभुता का विस्तार माना जाता है। अब बात आपको समझनी होगी कि इंटरनल आजादी तो हमारे पास में है, हम साहब एक्सटर्नल आजादी में भी बिलीव करेंगे। कैसे? हुआ क्या, जैसे साउथ चाइना सी का मुद्दा हुआ, दक्षिणी चीन सागर का मुद्दा हुआ, भारत को बोला गया दूर रहिए, भारत ने कहा नहीं जी, तुम्हारी जागीर नहीं है, वो तुम्हारे संप्रभुता का विस्तार नहीं है, चीन को आंख दिखा के बोला। और भारत ने वियतनाम के साथ मिलकर के वहां पे पेट्रोल का एक्सकेवेशन करना शुरू कर दिया, पेट्रोलियम माइनिंग वहां हो रही है, ओएनजीसी ने इन्वॉल्वमेंट ले लिया। तो हम एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं। हम चाहे तो किसी अंतरराष्ट्रीय कानून को माने, चाहे तो किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को माने, चाहे तो नहीं माने। कोई ये ओबामा तो गया, ट्रंप भी गया, अभी बाइडेन साहब हैं, बाइडेन साहब बोले नहीं मानना पड़ेगा, ये अमेरिका का आदेश है। भारत बोलेगा भैया मर्जी होगी तो मानेंगे, नहीं मर्जी होगी तो नहीं मानेंगे। आप देखिए सीटीबीटी का ट्रीटी के लिए कितना परेशान हुआ अमेरिका, कब से? भारत की आजादी से परेशान था, भैया तुम साइन कर दो, साइन कर दो, साइन कर दो, न्यूक्लियर ट्रीटी पे साइन कर दो। भारत ने मर्जी हुई तो मानेंगे, नहीं मर्जी होगी तो नहीं मानेंगे। तो भारतीय कानून बनाने में भारत की सरकार पूर्णतः स्वतंत्र है, वो चाहे आंतरिक हो और वो चाहे बाह्य हो। अब मैं आपसे अगर ये बोलूं कि दोनों में से ज्यादा प्रभावी कौन सा है, तो प्यारे मित्रों एक्सटर्नल जो स्वतंत्रता होती है, वास्तव में यही वो स्वतंत्रता है जो किसी राष्ट्र को सॉवरेन बनाती है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, बताइए मुझे। मान लीजिए उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार निर्णय लेके अपने अंदर के कानून तो बना सकती है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बना सकती, वो किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को साइन नहीं कर सकते हैं, वो किसी इंटरनेशनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो खुद की करेंसी नहीं चला सकते हैं कि दुनिया में उनकी वैलिडिटी हो जाए, मान्य हो जाए। इसलिए एक्सटर्नल फ्रीडम जो है वो प्रोविंसेस के पास में नहीं है। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, स्टेट से बढ़ के आप प्रोविंस वर्ड का प्रयोग शुरू कीजिए, प्रांत, क्योंकि राज्य का अर्थ कुछ अलग हो जाता है, लेकिन हम साधारण शब्दों में राज्य बोलते हैं, वो एक अलग बात है। तो एक्सटर्नल जो फ्रीडम है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, वो किसी कंट्री के पास होती है, तो वो इंडिया के पास में है। भारत की सरकार चाहे तो किसी देश से अच्छे संबंध रखे, चाहे ना रखे, वो उसकी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन यूपी और राजस्थान के पास में इस तरीके के पावर नहीं है। तो वैसे अगर हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या हो गया कि हम किसी भी आंतरिक और बाह्य कानून के दबाव में नहीं होंगे। वी आर फ्री टू मेक एनी लॉ, एनी रेगुलेशन, एनी रूल फॉर इंटरनल मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल मैनेजमेंट, वेदर इट इज इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट, वी आर फ्री टू डू। हम सोचेंगे, हाँ हमें लगेगा कि यार ये लाभ का काम है, विल डू इट, बिकॉज वहां पे राष्ट्र हित, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंटरेस्ट, वो बहुत, कभी आपको जब आईआर की क्लास हो रही होगी तब मैं आपको समझाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे ये बात एकदम क्लियर है। अब बात एक पूछी जाएगी, सर एक बात समझाओ, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये सॉवरेन होता कौन है? ये प्रभुता कहां छिपी हुई है? आप मुझे बताइए, बोलने वाले कौन है? हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित तो हम कर रहे हैं ना, तो संप्रभुता का निवास कहां पे होगा? यहां की पब्लिक में होगा, आप में और मुझ में ये संप्रभुता निवास करती है। आप बोलेंगे सर कानून तो सरकार बनाती है, आप बोलते हो ये काम आप और हम कर रहे हैं। प्यारे मित्रों एक बात बताइए, सरकार को किसने बनाया? हम अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। वी आर लिविंग, वी आर एक्चुअली एंजॉइंग, वी आर प्रैक्टिसिंग द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहां नहीं है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नहीं है, हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हैं। अब जब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में है, देन वी आर एक्चुअली इलेक्टिंग और नॉमिनेटिंग आवर नॉमिनीज। हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो प्रतिनिधि हमारे प्रतिनिधि हैं, वो हमने चुने हैं, इसलिए वहां बनने वाला कानून भी हम ही बना रहे हैं। तो वहां पे जब हम ही कानून बना रहे हैं तो संप्रभुता किस में निहित हो गई? भारत की जनता में। स्टार लगा लेना 3 बार इसके ऊपर। यह सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है और फिर पूछे जाने की फिर संभावना मित्रों यहां पर बनती है कि इंडिया में सॉवरेनिटी किस में निवास करती है। तो सॉवरेनिटी एग्जिस्ट इन द पब्लिक
इन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों में, भारत की जनता में ये संप्रभुता निवास करती है। बात यहां तक क्लियर है, समझ में आई है? तो बढ़िया सा थम्स अप चाहिए भैया, ठीक है ना। अब जब सॉवरेन वर्ड यहां क्लियर हो गया तो पहला क्या था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दूसरा सॉवरेन समझ में आ गया। भारत को देखिए, भारत का नामकरण भी यहां होता है, इंडिया वर्ड का यूज भी यहां आता है, और इसी के परिणाम से मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 भी जो है वो भारत का नामकरण करता है। तो दो जुड़ते हुए आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 393। बोलेंगे सर कैसे है, याद कर लो। एक में भारत को भारत नाम दिया, एक ने भारत के संविधान को भारत का संविधान नाम दिया, एक ने तो इस देश को, अनुच्छेद 1 इस देश को नाम देता है भारत और इंडिया, आप कुछ भी कह लें, अनुच्छेद 1 इस देश को नाम देता है और अनुच्छेद 393 इस संविधान को नाम देता है कि दिस वुड नॉन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 393 को साथ में पढ़ के याद कर लेना, बहुत आसानी से समझ में आएगा। यही देखो तरीका होता है, आर्टिकल्स कितने याद करोगे और कैसे कैसे याद करोगे, इसलिए जॉइंट आर्टिकल, देखो सिस्टर आर्टिकल कौन कौन से हैं, दोनों को जुड़ते हुए, दोनों की थीम कैसे जुड़ रही है। तो प्यारे बच्चों बताइए, समझ में आया क्या? यहां तक की बात, कहानी समझ में आई। अब अगले शब्द को तलाशा जाए। अगला शब्द है कौन सा, पहले एक बार इसको हम इरेज करेंगे और अगले शब्द को तलाशते हैं जी। ये लीजिए, अगला शब्द सॉवरन देख लिया था, अब आता है सोशलिस्ट, है जी, समाजवादी। मुलायम सिंह वाली पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। हाँ, अब ये समाजवाद का मतलब क्या होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट। समाजवादी शब्द, तीसरे शब्द की व्याख्या बड़ी प्रमुख हो जाती है। समाजवादी का सरल अर्थों में मतलब समझो, हमने भारत को जो समाजवादी डिक्लेयर किया, ठीक है, समाजवादी डिक्लेयर किया, तो ये समाजवादी डिक्लेयर हमने कब किया था, ये तो मैंने आपको बताया ही था। समाजवादी भारत को सोशलिस्ट या समाजवादी, प्यारे मित्रों, ये समाजवादी जो डिक्लेरेशन भारत को किया गया था, ये भारत को 1976 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, इमरजेंसी का दौर था, और तब 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित हुआ था, और इस संशोधन के पारित होने के बाद में भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता, ये 3 शब्दों का प्रयोग हुआ था। तो भारतीय संविधान में जो सोशलिस्ट वर्ड है, ये सोशलिस्ट वर्ड 42वें संविधान संशोधन के पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। अब 42 संविधान संशोधन के पहले एग्जिस्ट करता ही नहीं था, तो किस प्रकार का संविधान में ये समाजवाद आया है? प्यारे मित्रों, समाजवाद की जो संकल्पना है, ये एक मार्क्सिस्ट सोशलिज्म भी होता है। तो पूछा गया जी, आपका सोशलिज्म कैसा सोशलिज्म है? क्या ये पूंजीवाद के पूरी तरह खिलाफ है? क्या ये कैपिटलिज्म के खिलाफ है? तो बोला कि नहीं, हम मध्यम मार्ग में बिलीव करते हैं, हम बुद्ध के देश में रहते हैं, हम मध्यम मार्ग पे चलेंगे। तो नाम दिया गया था कि भारत में कैसा समाजवाद होगा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। ये प्यारे मित्रों, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात हमारे सामने आ गई। ये देखें एक बार, 42वें संविधान संशोधन से शब्द आया समाजवादी, और समाजवाद कैसा था इसकी व्याख्या होती है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, कौन से जो ये कानून जब ये जोड़ा गया था सोशलिस्ट वाला, इसमें ये कब से प्रभावी हुआ, कौन सी धारा थी, वो सारी अगली क्लास में बात करेंगे। यहां तक हमने क्या क्या टॉपिक देख लिए भैया? वी द पीपल ऑफ इंडिया देखा, सॉवरेन देखा और कुछ हद तक सोशलिस्ट देखा। अगली क्लास में सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक तक हम चलेंगे और उसके बाद की क्लास में देखेंगे। एक एक चीज को देखो, थोड़ा समय हम लेते हैं,
लेकिन जब तक क्लियर नहीं हो यार, पिक्चर में मजा नहीं आता ना एकदम बढ़िया तरीके से, और अब तो लगातार आप पढ़ रहे हो तो आप लोगों को भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट आने लगा होगा। तो हमारी क्लासेस की देखो 2-3 बातों को बच्चों ध्यान रखना। पहला तो ये कि क्लास में आप डायरेक्ट लेके बैठे, ठीक है, बिना डायरेक्ट के क्लास में मत आया करो। क्लास में एक बुक हो, उसके सामने आप बैठो, पेपर पेन पे नोट्स बनाओ, पढ़ के मजे लो, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे साथ में कौन से बच्चे प्लस कोर्स लेने वाले हैं। प्लस में जो जुड़ने वाले बच्चे हैं उनको रेफरल कोड मेरा याद रख लेना, इट्स पारिक 10। जल्दी ज्वाइन करो, डोंट गेट डिले, ठीक है। सक्सेस में कोई देरी नहीं करता, और जिनको देरी नहीं करनी है, जिनको जुड़ना है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल यार, नेक काम में देरी नहीं करते। रेफरल कोड पारिक सर का आपको पता ही है, इट्स पारिक 10। प्यारे बच्चों, आपको रोज मैं बताता हूं, अच्छे से ध्यान से सुनो। एग्जाम बहुत क्रूशल होता है, इस बार वाला पेपर देके देख लिया, रट्टू तोते इस एग्जाम में फेल हो जाएंगे, नहीं काम चलेगा। अंडरस्टैंडिंग जिसकी होगी, गहन समझ जिसकी होगी, वो इस नैया को पार करेगा। और नैया को पार करने के लिए खवैया मजबूत होना चाहिए। तो पारिक 10 लगाना, 10% का फीस में डिस्काउंट मिलेगा। 12 महीने या 24 महीने के कोर्स में ही ज्वाइन करना अगर पारिक 10 लगा रहे हो तो। क्योंकि होता क्या है, आप कोई और कोड लगा लेना भैया अगर इससे कम में आते हो। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी फिर मेरे को कोर्स करने कंप्लीट की नहीं होगी। क्योंकि यार देखो, हर चीज को पढ़ाने में टाइम लगता है, समय तो हर चीज को चाहता है। अब जल्दबाजी में करके अगर 2 बार फेल होकर के तीसरी बार में पास हो रहे हो, इससे बेहतर है कि कम से कम 1 साल का समय पढ़ाई में दे दो और एक बार में क्वालिफाई हो जाओ। बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए यहां पे पेपर 1 भी दमदार तरीके से होता है, पेपर 2 भी जबरदस्त होता है। वो तो आपको पता चल ही जाएगा जब YouTube पे आप मेरे से पढ़ के इतना मजा आपको आता है, तो प्लस में क्या धमाका होगा। पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। तो दम लगाना है, बढ़िया पढ़ना है। और हमारा जो क्लास का शेड्यूल है वो सुबह 7 AM का है। प्रातः 7 बजे हमारी प्लस क्लास होती है। उसके बाद में 8:35 और सुबह 10 बजे हमारी ये 2 होते हैं स्पेशल सेशन। ये सेशन होता है हमारे पेपर 2 यानी पॉलिटिकल साइंस को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स MCQs होते हैं। और 10 बजे मैं पढ़ाता हूं प्यारे मित्रों पेपर 1, ठीक है। टॉपिक उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। तो ये हमारे स्पेशल क्लास की इंफॉर्मेशन रही। सो मेरे साथ में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी तरीके से पॉजिटिवली, भाई सॉरी बोर्ड को लगी से सॉरी बोल दिया है ना। तो एकदम दमदार तरीके से पढ़िए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस माय डियर फ्रेंड्स। और क्या कह सकते हैं, अच्छाई की जीत हमेशा होती रही है, होती रहेगी। पॉजिटिविटी के साथ में मूव करना है, और हमेशा एक एनर्जी के साथ में अकेडमी पे हम जो हमेशा बोलते हैं उस बात को अपने आप से दोहराते रहना। टारगेट कोई भी हो लाइफ का, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।